है ना। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म, वन थिंग इन मैनी फॉर्म्स, है ना। जैसे बताया कि कोई एक बंदा है, यदि वो एक्स नाम है उसका, है ना, और वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, तो यदि वो ट्रीटमेंट करता है तो वो डॉक्टर है, यदि वो पढ़ाई कर रहा है तो स्टूडेंट है, और क्लास लेता है तो लेक्चरर है। ठीक है, तो एक ही एक्स है, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, है ना, काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल क्या यूज है, पॉलीमॉर्फिज्म, ये आएगा मेथड के टर्म में, मेथड के टर्म में, है ना। कि किसी भी क्लास के अंदर कुछ मेथड्स होंगे तो उनका बिहेवियर कैसा होगा। तो दो टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म होगी, ठीक है। एक तो स्टैटिक होगा, दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब कंपाइल टाइम या अर्ली बाइंडिंग, है ना, मतलब क्लास कंपाइल होते ही, ठीक है, डिसाइड हो जाएगा कि उसका क्या स्ट्रक्चर और पैटर्न होगा और क्या इंप्लीमेंटेशन होगा। ये इंप्लीमेंट कैसे होता है, मेथड ओवर लोडिंग के थ्रू। ठीक है, डायनेमिक टाइप में क्या होता है, डायनेमिक टाइप पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो होता है रन टाइप पॉलीमॉर्फिज्म या लेट बाइंडिंग, जो इंप्लीमेंट होता है मेथड ओवर राइडिंग के थ्रू। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना, इसका दो फीचर होता है, एक तो है फंक्शनैलिटी इन मल्टीपल फॉर्म्स, और दूसरा फंक्शनैलिटी रीडिफाइनिंग, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में फंक्शंस को इंप्लीमेंट करना, और दूसरा होता है फंक्शन रीडिफाइनिंग करने के लिए। ठीक है, ये जो होगा मल्टीपल फॉर्म्स विद इन क्लास, एक क्लास के अंदर, और ये होगा इन पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास, है ना। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, जब एक, है ना, क्लास में मल्टीपल मेथड का नाम सेम होता है और आर्गुमेंट अलग अलग होता है, जैसे, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न टाइप का कोई रोल नहीं होता है, रिटर्न टाइप सेम रहे या अलग रहे दो मेथड का, इससे ओवरलोडिंग का कोई लेना देना नहीं है। ओवरलोडिंग में सिर्फ नाम और आर्गुमेंट मैटर करते हैं, तो नाम मल्टीपल मेथड का सेम होगा, आर्गुमेंट अलग अलग होने चाहिए। जैसे देखो, एक क्लास लिया कैलकुलेटर, यहाँ पे ऐड है, ठीक है, दो पैरामीटर लिया इंटीजर, फिर ऐड लिया, ठीक है ना, तीन पैरामीटर ले लिया इंटीजर, फिर ऐड ले लिया, एक डबल एक इंटीजर, एक इंटीजर एक डबल, है ना, ये ओवरलोडिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे जितने आर्गुमेंट का जो आर्गुमेंट देंगे वही वाला कॉल होगा। क्लियर है। ऐसे ही ले लिया शेप क्लास, इसके अंदर इसे एरिया निकाला, मान लिया रेक्टेंगल का एरिया तो दो पैरामीटर ले लिया, ऐसे सर्कल का है तो एक डबल रेडियस ले लिया, एंड सो ऑन। ठीक है ना, ओवरराइडिंग। ठीक है, इसके लिए इनहेरिटेंस होना चाहिए, तो जैसे क्लास ए ले लिया, इसके अंदर मेथड एफ ले लिया, ये इनहेरिट कर लिया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक्सटेंस लिख देना। ठीक है, यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे, तो जिसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना, तो ओवरराइड हो गया तो, है ना, कौन सा कॉल होगा, ये चाइल्ड वाला, जिसका ऑब्जेक्ट रहेगा वही कॉल होगा। ठीक है, पहले भी कर चुका है अपन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनेगा, है ना, ये देख लेना जावा में होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है तो इसको हटा देना, है ना। यहाँ पी डॉट एफ करोगे, जितनी बार पी डॉट एफ करोगे, ठीक है, किसका कॉल होगा, चाइल्ड वाला ही कॉल होगा, क्योंकि वो ओवरराइड हो गया है, रीडिफाइन हो गया, तो डेफिनेशन हमेशा चाइल्ड वाला ही आएगा। ठीक, इसका चाहिए तो इसका अलग से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ओवरराइडिंग का ये मतलब होता है कि पेरेंट क्लास का मेथड यहाँ पे रीडिफाइन हो गया, मतलब डेफिनेशन चेंज हो गया। ठीक है, बस यही है। अब ये स्टैटिक वगैरह अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, सिंगलटन क्लास भी पढ़ लिया था अपन ने।
ऑब्जेक्ट क्लास भी हो गया। आज देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, क्या देखेंगे? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, चलो। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में डिफरेंस हमेशा पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या है? ओवरलोडिंग हमेशा सिंगल क्लास में एग्जिस्ट करता है, और ओवरराइडिंग, डिफरेंस लिख लो यहाँ पे, ये हमेशा पूछा जाएगा, ध्यान रखना। किधर गया? डिफरेंस लिख लो। डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। नंबर वन, है ना, क्या होगा? ओवरलोडिंग ऑलवेज एग्जिस्ट इन सिंगल क्लास, while overriding in parent and child class। ठीक है। नंबर टू, ओवरलोडिंग मेथड ओवरलोडिंग है। मल्टीपल फंक्शंस या मल्टीपल मेथड्स with same name but with different arguments, while in overriding parent and child class has same prototype type, means return type, name and parameter of class, सारा का सारा क्या होगा? सेम होंगे। ठीक है ना? ठीक है, in method overloading no matter of return type, while is in method overloading method overriding।
ठीक है, जबकि ओवरराइडिंग में मैटर करता है। क्लियर है? एक्सेप्शन हैंडलिंग एक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म जो है ये क्या करता है कि जैसे अपन ने कोई प्रोग्राम बनाया, जैसे कोई यहाँ पे कोड लिखा अपन ने, है ना, क्या लिखते हैं कोड, अपन ने लिखा स्ट्रिंग एस, ठीक है। या फिर अपन ने लिखा console.write 5/0। अब रन करो, ये क्या बोल रहा है, इतना लंबा चौड़ा इंफॉर्मेशन दे रहा है, जबकि सीधा सीधी एरर क्या है, डिवीजन बाई जीरो, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हमारे प्रोग्राम में किसी भी टाइप का एक्सेप्शन आवे, किसी भी टाइप का एक्सेप्शन आवे तो उसे हैंडल कैसे करेंगे, और हैंडल करके हम यूजर फ्रेंडली मैसेज कैसे रिफ्लेक्ट करवाएंगे। आ रही बात समझ में? ये होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन जो होता है वो एरर के टर्म में आएगा। एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है, अपवाद, ठीक है। तो हमेशा अपवाद किसी स्पेसिफिक इवेंट के बेसिस पे होता है। यहाँ पे जो एक्सेप्शन आएगा वो एरर के टर्म में आएगा। किस टर्म में आएगा? तो एरर जो होता है वो हमारे प्रोग्राम को क्या करता है, अनकंडीशनली टर्मिनेट कर देता है। एक्सेप्शन रन टाइम एरर को बोलते हैं। यानी प्रोग्राम जब रन होगा तो जो एरर आएगा उसी को एक्सेप्शन के फॉर्म में मैनेज किया जाता है। तो एरर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को अनकंडीशनली, है ना, टर्मिनेट कर देता है और सिस्टम जनरेटेड मैसेज रिफ्लेक्ट कर देता है, यही करता है, ठीक है। तो जो एरर्स, ठीक है, जो एरर्स प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग से मैनेज किया जा सके और यूजर फ्रेंडली मैसेज रिफ्लेक्ट करा जा सके, उनको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन और दूसरा होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। और एक होता है फैटल एक्सेप्शन, है ना, अनचेक्ड और फैटल। चेक्ड एक्सेप्शन वो होते हैं जो ड्यूरिंग प्रोग्राम कंपाइलेशन ही फेच हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे, हैंडल हो जाएंगे, जब प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होगा ना तभी। जैसे जब डेटाबेस कनेक्टिविटी हम सीखेंगे तो एसक्यूएल से रिलेटेड, या फाइल जब रीड करेंगे तो फाइल से रिलेटेड, ठीक है, जो एक्सेप्शंस आएंगे वो हो जाएंगे हमारे स्टैटिक एक्सेप्शंस या कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शंस वो होंगे जो यूजर के गलत डेटा इनपुट करने से होगा। ये हमेशा कब आएगा, यूजर के रॉन्ग इनपुट डालने से, इनको रन टाइम एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। occurs on wrong data input by user, ठीक है ना। क्लियर है? ये होगा प्रोग्राम की मिस्टेक्स से, है ना, कि अपने प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक्स कर रखा है, फाइल का नाम, एसक्यूएल की सिंटैक्स या कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे डेटा रॉन्ग इनपुट होने की वजह से ही होगा हमेशा रन टाइम एक्सेप्शन या अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। जैसे
आपने क्या करा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन जैसे डिवाइड बाई जीरो, जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। कोई एरे ले लिया है ना, वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, जैसे एक एरे ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ए इक्वल्स टू, डेटा ले लिया यहाँ पे, मान लिया 3 है, और यहाँ पे वैल्यू उठाने की कोशिश करोगे ए का 5 इंडेक्स का, तो 5 है ही नहीं, 0 1 2, तभी देखो ये एक्सेप्शन आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ रहा है, ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, है ना। कैसे एक्सेप्शन आएंगे, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जैसे कोई यहाँ पे वेरिएबल हमने लिया ही नहीं है, मान लिया स्ट्रिंग्स लिया है और इसमें कोई वैल्यू नहीं है, और इसका हम साइज निकालने की कोशिश करेंगे, एस डॉट लेंथ, लेंथ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूज ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल, यस, है ना। तो यहाँ पे हमने असाइन ही नहीं करा तो किसका लेंथ निकाल रहे हो, अब असाइन हो जाएगा तो वो लेंथ बताएगा, ठीक है ना। ये भी एक तरह का एक्सेप्शन है, जो भी अनअसाइंड वैल्यू को करा, ठीक है। तो अब एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करेंगे वो देखते हैं। एक्सेप्शन को हैंडल के लिए अपने पास कितने ब्लॉक होते हैं, ट्राई, कैच, फाइनली और थ्रो और थ्रोज, ठीक है। सी शार्प में थ्रोज नहीं होता है ना, यही तक होता है। ट्राई ब्लॉक में वो कोड लिखेंगे जिसमें एरर आने के चांसेस रहेगा, यानी बोले तो पूरा का पूरा प्रोग्राम ट्राई में डाल दो जिसमें एक्सेप्शन आने का चांस है। ट्राई ब्लॉक में जो भी एक्सेप्शन आएगा उससे रेलेवेंट मैसेज जो पास करेंगे दिखाएंगे, वो किसमें दिखाएंगे, कैच में, ठीक है। ऐसे जैसे भी यहाँ पे लिखा था, है ना, मान लिया हमने इंटीजर ले लिया ए इक्वल्स टू 9, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं ए डिवाइड बाई 0, तो ये पूरा का पूरा जो होगा ना कोड, इसको लिखेंगे ट्राई ब्लॉक में, कहाँ लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक। तो जो भी एक्सेप्शन यहाँ से होगा वो थ्रो हो जाएगा, हैंडल कहाँ करेंगे इससे रिलेटेड एक्सेप्शन, कैच ब्लॉक में, ठीक है। हर एक्सेप्शन क्लास की रूट क्लास होती है जो एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, जिसका नाम है एक्सेप्शन, क्या नाम है, एक्सेप्शन। अब यहाँ पे रेलिवेंट मैसेज लिख दो, मैसेज क्या लिखोगे, एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट ले लो ई, और ई को लिख दो यहाँ पे ई डॉट मैसेज, सिर्फ ई लिख के छोड़ दो। अब देखो जो भी एक्सेप्शन आएगा क्या बोलता है, डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन, है ना, अटेम्प्ट टू डिवाइड जीरो, एक्सेप्शन का स्पेलिंग ठीक है ना। अब ये वाली जो क्लास है इसको उठा के यहाँ डाल दो,
हाँ, क्यों नहीं हो रहा है? यू गेट ट्राई ब्लॉक कैच डिवीजन बाई 0। सही है, हो जाना चाहिए। ये वाला प्रोग्राम जावा में करके देखते हैं। यहाँ जो क्लास होती है वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन होता है। ठीक है, आ गया? क्लियर है? एक लाइन आ गया। इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो, प्लीज एंटर, है ना, नंबर टू डिवाइड। देखो यूजर फ्रेंडली मैसेज पास हो गया। ये वो एक्सेप्शन हैंडल। तो क्या है, हर एक्सेप्शन क्लास की यहाँ पे पहले से एक्सेप्शन क्लासेस हैं। हर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए क्या है, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लासेस हैं। तो उनको यूज करके हम एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी मान लिया अपन ने एरे लिया, अब यहाँ पे इसको ठीक कर दिया। ठीक है ना, ये ठीक हो गया किसी रीजन से। अब यहाँ पे एरे का जो कोड है उसमें दिक्कत करते हैं। बी इक्वल्स टू एरे, और यहाँ पे उसको गेट करते हैं प्रिंट क्या, बी का फिफ्थ इंडेक्स वाला एलिमेंट उठाते हैं। ठीक है, तो अभी तो एरर दे देगा सिस्टम जनरेटेड। देखो आ गया। इसके लिए क्या आ रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। तो ये वाला क्लास ले लेंगे अपन, और एक इसका नया कैच ब्लॉक बना देंगे, ताकि इतना लंबा चौड़ा एक्सेप्शन के जगह पे यूजर फ्रेंडली आ जाए। कैच आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे क्या, प्लीज गेट इंडेक्स एज ऑन एरे। एरे में जो इंडेक्स है उसी को ढूंढो, बाहर नहीं लो, है ना। अब देखो आ गया, समझ आई बात। ठीक है, अब ये भी चलो मान लिया अपन ने क्या कर दिया, किस रीजन से सही कर दिया। अब स्ट्रिंग ले लेते हैं एस, और अपन ने लिखा यहाँ पे प्रिंट एस डॉट लेंथ।
ऐसी है ना ऑब्जेक्ट का नाम। क्या बोलता है? इक्वल्स टू नल कर दो यहाँ पे, है ना। देखो क्या आ गया, नल, है ना, पॉइंटर एक्सेप्शन, कि हमने उसकी वैल्यू सेट नहीं की है और उसका क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेंथ। तो इसके लिए एक और कैच ब्लॉक बना देंगे। तो लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लीज सेट द स्ट्रिंग वैल्यू। देखो ओके ठीक। जब स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ हो जाएगी सेट, तो अब एरर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इन केस ऐसे एक्सेप्शन आवे, देखो अर्थमेटिक वाला जीरो वाला एरर आएगा तो ये हैंडल कर लेगा, ये मैसेज दे देगा। यदि एरे के इंडेक्स से रिलेटेड आएगा तो ये हैंडल कर लेगा, और वैल्यू इनिशियलाइजेशन से रिलेटेड आएगा तो ये हैंडल कर लेगा। और इसके अलावा आ गया तो अब हमें नहीं पता कि उसके अलावा कितने आएंगे। तो आएंगे तो ये प्रोग्राम एक बार तो टेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि किसी भी टाइप का एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है कौन, एक्सेप्शन नाम की क्लास। कौन, एक्सेप्शन नाम की क्लास। ये किसी भी टाइप का एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो सीधा ही। अब इसके अलावा जो भी एक्सेप्शन होंगे ये हैंडल कर लेगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, ये लिखो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो एक्सेप्शन कितने, तीन टाइप के थे, चेक्ड, अनचेक्ड और फैटल। चेक्ड स्टैटिक, अनचेक डायनेमिक होते हैं, और फैटल एक्सेप्शन जो हैंडल नहीं कर सकते, जैसे मेमोरी वगैरह से रिलेटेड एरर, है ना, पेन ड्राइव से डेटा रीड कर रहे थे, वो पेन ड्राइव करप्ट कर गया। ठीक है, तो ऐसे एक्सेप्शन को बोलते हैं फैटल एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग में अपने ट्राई ब्लॉक में वो एरर, जिस सेट ऑफ कोड में एरर आएंगे चांसेस है, उसको कहाँ डाल दिया अपने ट्राई ब्लॉक में, और उससे रिलेटेड यूजर फ्रेंडली मैसेज रिफ्लेक्ट करवाना है तो वो चीज होगा कहाँ से, कैच ब्लॉक में। तो ट्राई ब्लॉक से क्या होगा, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन थ्रो होगा, और उसको हैंडल करेंगे कैच ब्लॉक। तो एक ट्राई, मल्टीपल कैच। ट्राई के अंदर भी ट्राई हो सकता है और उसके अंदर कैच हो सकता है। ठीक है, अब एक ब्लॉक होता है फाइनली ब्लॉक। तो जिस कोड में एरर आने के चांसेस नहीं है वो कोड लिख देंगे फाइनल ब्लॉक में, है ना। कुछ भी लिख दे यहाँ पे बाय, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे एसक्यूएल क्लोज करना, फाइल क्लोज करना, ऐसा। ठीक है, कि वो कोड एनी हाउ चल ही जाए। तो आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आवे या ना आवे, फाइनली ब्लॉक हमेशा चलेगा। इधर एक्सेप्शन अकर और नॉट, फाइनली ब्लॉक ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। ठीक, और ये जो कैच ब्लॉक है कब चलेगा, जब यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा। यहाँ एक्सेप्शन नहीं आएगा तो ये नहीं चलेगा, बिना एक्सेप्शन के कैच ब्लॉक नहीं चलेगा। यदि एक्सेप्शन यहाँ होगा तभी ये कैच ब्लॉक चलेगा कोई। ठीक है, वही एक्सेप्शन एग्जाम्पल यहाँ पे बता रखा है। अभी यहाँ से नोट कर लेना इसको, मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ।
है, बाकी यहाँ बता ही रखा है सारा। बोला ठीक है, यहाँ से नोट कर लेना। अब यूजर डिफाइन एक्सेप्शन यानी थ्रो कीवर्ड का यूज देखो। ठीक है, एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन जनरेट, है ना, करना चाहते हो, एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन थ्रो करवाना चाहते हो, या एक्सेप्शन के फॉर्म में मैसेज रिफ्लेक्ट करवाना चाहते हो। जैसे देखो, हमने यहाँ पे क्या करा, मेथड बनाया, है ना, क्या करा, एक मेथड बनाया स्टैटिक टाइप का, और एज पास करेंगे। तो ये मेथड यहाँ कॉल होगा, देखो, है ना, यहाँ गया एज, एज यहाँ मिला। अब हमने कंडीशन लगाया कि एज यदि 18 से नीचे है तो एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली थ्रो होगा। ठीक है, अब थ्रो जो होगा वो एक्सेप्शन के फॉर्म में कैसे होगा, तो जो हमारे पास प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लासेज है ना, उनको यूज करके करेंगे। क्या लिखेंगे, न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पे लिख दिया मैसेज। ठीक है, देखो बना के देख लो। है ना, देखो अब इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ पे वैलिडेट को, और यहाँ पे एज पास करते हैं 12। रन करो। क्या वो कहाँ चल गया। देखो आ गया, है ना, पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट, आ गया ना एक्सेप्शन के फॉर्म में। कैसे हम यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बना सकते हैं। ठीक है, अब रही बात थ्रोज का, है ना। थ्रोज क्या होता है, जैसे कोई हमने मेथड बनाया और उस मेथड के अंदर एक्सेप्शन आवेगा, पर हमें वहां एक्सेप्शन हैंडल नहीं करना है, एक्सेप्शन सिर्फ स्पेसिफाई करके छोड़ देना है कि इस मेथड में कौन कौन से एक्सेप्शन आ सकते हैं। थ्रोज का मतलब होता है स्पेसिफाई करना। क्या होता है, स्पेसिफाई करके छोड़ना। ठीक है ना, तो एक्सेप्शन हैंडल कहाँ करेंगे, मस्ट बी एक्सेप्शन हैंडल्ड एट द पॉइंट ऑफ मेथड कॉलिंग। जब मेथड यहाँ पे कॉल होगा ना, तो वो सारे एक्सेप्शन हैंडल करने पड़ेगा। मतलब मेथड जब कॉल होगा तो उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, देख लो, जैसे हमने एक मेथड बनाया, यहाँ पे थ्रोज करके जो जो एक्सेप्शन आने के चांसेस है सब यहाँ कॉमा दे करके स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, स्पेसिफाई कर देना है बस इस तरह से, है ना, थ्रोज लिख करके मेथड के जस्ट आगे। और हैंडल करने के लिए जब ये मेथड होगा ना कॉल, डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। यदि ये वाला मेथड डायरेक्ट कॉल करेंगे, अभी देखना एरर आएगा। मान लिया कि यहाँ पे अपन ने मेथड बना लिया, स्पेसिफाई कर दिया। अब यहाँ पे ये वाला मेथड सीधे कॉल करो, देखो क्या बोलेगा, है ना, क्या बोल रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन बाई 0 आ रहा है ना। अब इसको हैंडल ही नहीं करा। ठीक है, तो इसको हैंडल करना पड़ेगा। इसीलिए जब एक्सेस होगा उस समय सारे एक्सेप्शंस हैंडल अपने को यहाँ पे, है ना, करने पड़ेंगे इस तरह से। क्लियर है, कहानी समझ में आई। यही था एक्सेप्शन हैंडलिंग।